जय संविधान, जय भीम, महात्मा गांधी की जय, गोडसे मुर्दाबाद। देखिए, मोदी जी की कार्यप्रणाली का अगर आप क्लोजली अध्ययन करेंगे तो आप ये देखेंगे कि किस प्रकार से जब से वो देश के प्रधानमंत्री बने हैं, उन्होंने जो पुराने तपे तपाए नेता थे उनके पर कतरे और ऐसे लोग जो राजनीति में जिनका अनुभव नहीं था उन्हें उभारा। अनुराग सिंह ठाकुर, रविशंकर प्रसाद, किरण रिजिजू और ऐसे लोगों को उन्होंने आगे बढ़ाया। शिवराज सिंह चौहान, वसुंधरा राजे, ये पुराने तपे तपाए जो 40-40, 50-50 साल से भारतीय जनता पार्टी के झंडे को ढो रहे थे और जिनका अपने क्षेत्र में प्रभाव था, उनके पर कैसे कतरे। वसुंधरा राजे को बिल्कुल पृष्ठभूमि में डाल दिया, राजस्थान के अंदर पर्ची से मुख्यमंत्री बनाया। मध्य प्रदेश के अंदर जिन शिवराज सिंह चौहान के नाम से लाडली बहन योजना के माध्यम से तथा कथित रूप से और चुनाव आयोग के सहयोग से चुनाव जीता गया, उन्हें भी किनारे लगा दिया और उन्हें दिल्ली अपने पास बुला लिया। और उसके बाद ऐसा विभाग दिया गया जो हमेशा किसानों के निशाने पे रहता है और वहां पे पहले जिनका नाम भी बहुत कम लोगों ने सुना था उनको मुख्यमंत्री बना दिया। यही चीज राजस्थान में हुई, यही चीज हरियाणा में हुई, यही चीज दिल्ली में हुई और गुजरात के अंदर भी जहां से महामहिम मोदी जी आते हैं, वहां भी तपे तपाए पुराने नेताओं को किनारे कर दिया और एक ऐसे व्यक्ति को मुख्यमंत्री बना दिया जिनका कोई बहुत अनुभव नहीं था। उनको तो स्थिर रखा, लेकिन 2 बार उन्होंने ऐसा किया कि पूरे पूरे मंत्रिमंडल को बदल दिया। उत्तर प्रदेश के अंदर भगवाधारी योगी आदित्यनाथ को मुख्यमंत्री बनाया और जहां मनोज सिन्हा बिल्कुल काशी विश्वनाथ के अंदर मत्था टेक के दिल्ली जाने वाले थे अपना नियुक्ति पत्र लेने के लिए, अचानक योगी आदित्यनाथ उभरे और उन्होंने एक प्रकार से हिंदू मुसलमान के नैरेटिव को अपना अस्त्र, अमोघ अस्त्र बना लिया और उसी में आगे बढ़ चले। अब ये आश्चर्य है, ये बिल्कुल विवेचना करने की बात है कि ऐसे लोगों को मुख्यमंत्री मोदी जी बनाते क्यों हैं। भजन लाल शर्मा को राजस्थान का मुख्यमंत्री क्यों बनाते हैं, मोहन यादव को मध्य प्रदेश का मुख्यमंत्री क्यों बनाते हैं और रेखा गुप्ता को दिल्ली का मुख्यमंत्री क्यों बनाते हैं। अब देखिए कैसे उनके ये नवनियुक्त मुख्यमंत्रियों ने भारतीय जनता पार्टी की पूरी पोजीशन बिहार के अंदर खराब कर दी है, जो आपके सामने है। देखिए, यह बात बिल्कुल सही है कि कुछ ऐसे समाज हैं, कुछ ऐसे वर्ग हैं जो कि भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़े हुए हैं, कुछ जेडीयू के साथ जुड़े हुए हैं, कुछ चिराग पासवान के साथ जुड़े हुए हैं, कुछ तेजस्वी यादव के साथ जुड़े हैं, कुछ सीपीआई एमएल के साथ जुड़े हैं, कांग्रेस के साथ जुड़े हैं। इसमें हेरफेर होता है, लेकिन लड़ाई दो समाज के अलग अलग विचारधाराओं के बीच में होती है। सवर्ण भारतीय जनता पार्टी के साथ होता है, अति पिछड़ा, अति दलित नीतीश कुमार के साथ हुआ करता था, यादव मुसलमान कांग्रेस और तेजस्वी के साथ होते थे और अति पिछड़े, अति दलित सीपीआई एमएल, सीपीएम और सीपीआई के साथ होते थे। ये था। अच्छा, एक तरफ जहां महागठबंधन ने सामाजिक समीकरणों को ठीक किया, सोशल इंजीनियरिंग को ठीक किया, पिछली बार जो मुकेश सहनी एनडीए के साथ चुनाव लड़े थे और बराबरी पे लड़ाई उतरी थी, उनको अपने साथ मिला लिया, डिप्टी चीफ मिनिस्टर बना के उन्होंने जो अति पिछड़े जात वाले थे उनको एक मैसेज दिया कि अति पिछड़ों के लिए वी केयर फॉर यू। हमने देखा जो टिकट वितरण भी हुआ उसमें भी अति पिछड़ों को स्थान दिया गया, मुसलमानों को भी स्थान दिया गया और मुसलमानों को स्थान देकर यह भी ध्यान रखा कि जहां पे एनडीए के अंदर बीजेपी ने एक भी मुसलमान को टिकट नहीं दिया, जेडीयू ने केवल 4 लोगों को टिकट दिया, चिराग पासवान ने केवल एक व्यक्ति को टिकट दिया, वहां पे कांग्रेस ने, आरजेडी ने और सीपीआई एमएल ने मुसलमानों को प्रतिनिधित्व दिया। टोटल रिप्रेजेंटेशन करीब करीब 10% का महागठबंधन में और 1% का रिप्रेजेंटेशन एनडीए में था या 1.5% का। अब ये मुसलमान आज के तारीख में जेडीयू ने कम रिप्रेजेंटेशन दिया तो पूरी पूरे कंसोलिडेट होने की संभावना महागठबंधन की तरफ हो गई और जो ये चाह रहे थे भारतीय जनता पार्टी में हिंदू कंसोलिडेशन हो, उसमें मुकेश सहनी का महागठबंधन की तरफ आ जाना, एनडीए को छोड़ना और आईपी गुप्ता जो पान समाज के एकमात्र नेता हैं जिनका कोई कंपटीशन आज की तारीख में नहीं है, 4-5% वोट उनके पीछे चलता है,
उनका भी महागठबंधन की तरफ खुला प्रचार करना बिल्कुल बिहार की लड़ाई को एक तरफा बना दिया है। अच्छा, इसके बाद जो रणनीति बनाई थी तथाकथित चाणक्य ने कि बिहार के अंदर एनडीए को एस दिलाएंगे, उसमें ये जो मुख्यमंत्री बनाए थे माननीय मोदी जी ने सबने पलीता लगा दिया, अपनी अपनी तरफ से सबने पलीता लगा दिया। योगी आदित्यनाथ वहां गए, उन्होंने जाके बोल दिया वही बुरके वाली बातें हैं कि बुरका दिखा जाएगा, ऐसे कैसे मुंह छिपा के लोग वोट दे देंगे। तो वहां पे जो एक संभावना थोड़ी बहुत वैसी सा बनाने का प्रयास कर रहे थे और थोड़ी बहुत संभावना थी कि नीतीश कुमार के साथ थोड़ा बहुत मुसलमान वोट चला जाएगा और उनकी वजह से बीजेपी को थोड़े वोट मिल जाएंगे और महागठबंधन में थोड़ा मुस्लिम वोटों का विभाजन हो जाएगा। उसको विराम लगा दिया, पूर्ण विराम लगा दिया योगी आदित्यनाथ ने। गिरिराज सिंह ने जब कहा कि जो लोग हमारी सुविधाओं का उपयोग करते हैं, सरकारी सुविधाओं का उपयोग करते हैं और इसके बावजूद बीजेपी को वोट नहीं देते, वो नमक हराम है। इसका मतलब यह है कि जो 60% लोग हमेशा से भारतीय जनता पार्टी के विरोधी रहे हैं, न केवल मुसलमान बल्कि दलित, अति पिछड़े, सवर्ण भी गिरिराज सिंह के अनुसार नमक हराम थे। जबकि आज के तारीख में बिहार के अंदर जनता ये कह रही है कि भैया जो भी आप रोड बना रहे हैं, जो भी ब्रिजेस बना रहे हैं, जो भी आप सुविधाएं सरकारी दे रहे हैं, 5 किलो अनाज दे रहे हैं, ये अपने ननिहाल से लेके आप नहीं आए हैं, बल्कि ये हमारे टैक्स का पैसा है, जीएसटी का पैसा है, पेट्रोल डीजल पे लूट का पैसा है और जो विदेशी ऋण आप लिए चले जा रहे हैं और 50 लाख करोड़ का ऋण 300 लाख करोड़ हो गया है, 6 गुना हो गया है, जीडीपी कम हो गई है। तो अपनी ननिहाल से आप पैसा नहीं लाए तो ये एहसान मत कीजिए और ये हराम और नमक हराम और नमक हलाल हुई बात जनता से खिलवाड़ मत कीजिए। तो गिरिराज सिंह ने उसमें पलीता लगा दिया। आखिरी पलीता जो लगाया वो हमारी दिल्ली के मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जी ने लगाया। अभी तक मैं ये मानने के लिए असमर्थ हूं, सोचने के लिए असमर्थ हूं कि रेखा गुप्ता जी को किस गुण की वजह से, किस विशेषता की वजह से माननीय मोदी जी ने मुख्यमंत्री बनाया है। ये तो मैंने सुना है कि दिल्ली यूनिवर्सिटी में इलेक्शन लड़ी हैं, वहां की पदाधिकारी रही हैं और इसलिए माना जाता है कि दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर अच्छी शिक्षा उन्होंने प्राप्त की होगी। लेकिन जिस प्रकार से बिहार के अंदर बिना रिसर्च किए हुए और बिना अध्ययन किए हुए वहां पे उन्होंने भाषण देना शुरू किया और ये कहा कि जो बिहार से ये पलायन होता है, आपके घर के बच्चों को नौकरियां नहीं मिलती हैं, आपको जो परेशानी होती है, इसके लिए वो लालटेन वाले, जबकि लालटेन वाले तो 20 साल पहले सत्ता में थे और पिछले 20 साल से जेडीयू और भारतीय जनता पार्टी 90% टाइम वहां पे सत्ता में रही और तेजस्वी यादव जिस समय डिप्टी चीफ मिनिस्टर बने, थोड़े से समय में 17 महीने के अंदर उन्होंने 5 लाख न केवल नौकरियां दी बल्कि 3.5 लाख नौकरियां सरकारी उन्होंने रास्ते पे लगा दी। तो एक मैसेज तो ये चला गया कि तेजस्वी यादव जो भी करते हैं सोच समझ के करते हैं, जो भी वादा करते हैं सोच समझ के करते हैं। और रेखा गुप्ता ने ये तक नहीं सोचा कि जब वो ये भाषण दे रही हैं तो थोड़ा रिसर्च कर लेती, थोड़ा बैकग्राउंड पता कर लेती और ये अनजाने में या जानबूझ के उन्होंने बिहार के अंदर एनडीए के चुनाव प्रचार में पलीता लगा दिया, ये कहकर कि यहां से पलायन बढ़ गया है, इंडस्ट्रियलाइजेशन नहीं हुआ है और कुछ नहीं हुआ है। जबकि अगर कोई भी देखेगा तो आप देखेंगे गुजरात के अंदर इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ है, महाराष्ट्र की यूनिट्स को भी गुजरात में आने के लिए मजबूर किया गया है, हर स्टेट की इंडस्ट्रीज को गुजरात के अंदर लाने के लिए मजबूर किया गया है और बिहार को केवल श्रमिक ट्रेन इसलिए दी गई है और शिक्षा व्यवस्था इसलिए बर्बाद की गई है जिससे बिहार से श्रमिक ट्रेन चला के कम मजदूरी पर उनको गुजरात भेजा जा सके। तो मैं तो माननीय मोदी जी ने अपना मंत्रिमंडल करने का उनका अपना अधिकार है, जिसको चाहे मुख्यमंत्री बनाए, जिसको चाहे वो बनाए, लेकिन किस वजह से उन्होंने तपे तपाए नेताओं को किनारे किया है और किस वजह से उन्होंने रेखा गुप्ता को बिहार के अंदर चुनाव प्रचार के लिए बुलाया और बिना रिसर्च किए उन्होंने उसमें वो कर दिया और गिरिराज सिंह को भी अगर वो कंट्रोल करने के लिए तैयार नहीं है और जो एनडीए की स्थिति आज बहुत ज्यादा डावाडोल है बिहार के अंदर, क्योंकि सोशल इंजीनियरिंग के माध्यम से जो पिछली बार उत्तर प्रदेश के अंदर एनडीए ने किया था, इस बार बिहार के अंदर महागठबंधन ने कर लिया है। लेकिन उसके बावजूद जो ये लोग आज भी बर्बाद कर रहे हैं एनडीए के मिशन को और उनके कैंपेन को, तो इसके बावजूद अगर उन पर कार्रवाई नहीं होती इन मुख्यमंत्रियों पे, तो ये समझ में नहीं आता ये मुख्यमंत्री हैं या मूर्ख मंत्री हैं। नमस्कार, धन्यवाद और प्रणाम।